हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी मार्च 2024 का। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि कुछ कुछ कभी कभी एक दो क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको वो बोनस एक मिल सकता है कि अगर आपने वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आपको अगर इस साल आ जाता है सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, तो आपको वो इजी जाएगा। तो कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को विदाउट सॉल्विंग या इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, ऐसा कभी कभी हम सोच लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, जहां पे हम मार्च 24 का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। तो जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो किसका रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहला है कि जो फाइनेंस है वो किस चीज का अफेयर है, तो मॉनेटरी अफेयर्स है। देन कंपनी मिनिमम कितने मंथ के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो इट इज 6 मंथ। देन कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किस चीज के लिए इशू कर सकती है, पार्टली एंड फुल्ली जो पेड अप रहते हैं उनके लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है। एंड नाउ डिबेंचर कैपिटल इज अ कैपिटल ऑफ अ डैश कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो ये तो बहुत इजी है, बोरोड कैपिटल है वो। एंड देन डैश इज अ रिटर्न पेड टू अ क्रेडिटर बाय द कंपनी, तो हम एज अ जो बोरोड कैपिटल रहते हैं उनको एज अ इंटरेस्ट रिटर्न देते हैं अपने कंपनी में से। ना जो बी क्वेश्चन है वो किस चीज के लिए है, तो बी क्वेश्चन मैच दी पेयर है, ग्रुप 1 है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो इसका प्रेजेंटेशन तो आपको बहुत बार मैंने बोल दिया है, क्योंकि इधर रीराइट दी स्टेटमेंट है, तो आपको पूरा सेंटेंस लिख के और जो आंसर है वो डैश के ऊपर लिखना है। बट इसका जो प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, आई विल सजेस्ट कि आप ग्रुप ए तो पूरा लिखेंगे है ना, ग्रुप ए पूरा आपने A to E लिख दिया। देन उसके सामने आप उसका आंसर लिख सकते हो, और आंसर के सामने आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का 3 आंसर है ना, तो फिर 3 लिख के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये मैंने किसी स्टूडेंट से पेपर मंगवाया था, तो आई डोंट नो उन्होंने पेपर में कैसे किया, बट मैं देख रही हूँ कि उन्होंने ऐसे लाइन ड्रॉ की। ये लाइन ड्रॉ कर बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बुरा प्रेजेंटेशन है, क्या बोलूं मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जो सबसे बेस्ट तरीका है, ग्रुप ए का पूरा लिखो, ग्रुप बी में ऊपर हेडिंग डालो और 3 के सामने, मतलब ए के सामने 3 लिखो एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिख दो। ठीक है, आपको ये पूरा 10 का 10 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रेजेंटेशन बेटर है। देन बी का आंसर क्या है, 10th वाला, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जिनको होता है उनको रिग्रेट लेटर्स दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं वो 9 पॉइंट है, दैट इज पावर टू इशू और डिबेंचर रहता है उनके पास। डिपॉजिटरी एक्ट कब आया था, 1996 में आया था। फाइनल डिविडेंड किसके थ्रू डिक्लेयर होता है, तो इसका आंसर 7th है, डिक्लेयर बाय बोर्ड एंड डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर, तो ऐसा आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स मिल गए। नाउ जो है सी वाला वो है फाइंड दी ऑड वन। तो सबसे पहला डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड रिटेन अर्निंग है, तो इन तीनों में से आप देख सकते हो कि 2 तो बोरोड कैपिटल है, एक जो है वो अपना ओन्ड कैपिटल है, तो ऑड वन आउट हो जाएगा। देन बोनस शेयर, राइट शेयर एंड ईसॉप, तो बोनस शेयर एंड राइट शेयर किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ये दिया जाता है, उनका हक होता है वो। बट ईसॉप किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसीलिए वो ऑड वन आउट है। देन आप थर्ड देखोगे तो प्राइवेट कंपनी है, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी ही पब्लिक को डिपॉजिट इशू कर सकती है, बट ऊपर के 2 पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, इसीलिए ऑड वन आउट इधर कौन सा आएगा, गवर्नमेंट कंपनी आएगा। देन 4th वन अगर आप देख रहे हो तो इट इज डिपॉजिटरी, डीपी एंड आरबीआई। तो ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लेना, पिछले साल का क्वेश्चन है बोर्ड पेपर का। ठीक है, तो आरबीआई इसका आंसर है। प्राइवेट प्लेसमेंट, कमर्शियल पेपर एंड एफपीओ, तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एफपीओ ये पब्लिक इशू का मेथड है, मतलब जहां पे हम अपने शेयर्स इशू करते हैं उसका मेथड है। बट कमर्शियल पेपर इज नॉट वैसा वाला चीज नहीं है। कमर्शियल पेपर जहां से आप शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेस करते हो, वो वाला कमर्शियल पेपर की बात इधर की हुई है, तो ऑड वन आउट में वो कमर्शियल पेपर आएगा। नाउ डी जो पूछा गया है, इट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना
हड़बड़ मत करना, क्योंकि इधर आपको स्पेसिफिकली क्या बोला है, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बोला है, तो पूरा आपको लिखना है और अंडरलाइन जो जगह है उधर आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड, ओके। तो इधर आपको परमानेंट लिखना है। नेक्स्ट में बिकॉज आईपीओ में फर्स्ट टाइम इशू होता है तो आईपीओ लिखना है। जो डिविडेंड है कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड रिकमेंड करता है। डिपॉजिट शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, और जो स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट किसका, स्टॉक मार्केट किसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये चैप्टर नंबर 12 का पहला ही सेंटेंस है, पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो इट इज कैपिटल मार्केट। तो ये बहुत इजी था। तो ये हो गए अपने जेब में 20 मार्क्स फाइनल, ठीक है। तो इधर एक भी मार्क्स आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसकी श्योरिटी आप कैसे रखना चाहते हो आप रख लो। कितना मेहनत करना पड़ेगा अभी इस स्टेज पे ये आप थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था इसमें कुछ टफनेस लेवल आया भी था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपको 6 में से कोई भी 4 करने हैं, तो कोई भी 4 आप बेस्ट अपना सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छी तरह से आ सकता है, जहां पे आप 2 to 3 पॉइंट इजिली लिख पाओ। तो आउट ऑफ 6 यू हैव टू राइट 4, एंड ये इजी रहता है, बट यही ध्यान रखना कि आपको इधर क्या नहीं करना है, मैंने बोला हुआ है आपको टाइम वेस्ट इधर नहीं करना है, बिकॉज हमने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है तो हमको पूरा हर एक चीज इसमें बता देना है, ऐसा नहीं। आपको मैक्सिमम इधर 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, वो भी 4 अटेम्प्ट करके, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडीज पे है, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। नाउ इधर बोला हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो वायलेट लिमिटेड कंपनी में सोच रहे हैं कि 10 करोड़ हम इशू करें बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो नाउ पहला क्वेश्चन इसी केस पे है, कैन दे इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं इशू कर सकते, क्या ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है उधर, ठीक है। तो यस, वायलेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसा आपको आंसर प्रेजेंट करना है। नाउ क्या वो डिबेंचर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट दे सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिबेंचर हैज नो वोटिंग राइट, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 में चैप्टर नंबर 4 में वन ऑफ द प्रोविजन दिया हुआ है। नाउ जो कैपिटल रेज है बाय इशूइंग डिबेंचर, वो ओन्ड कैपिटल है या बोरोड कैपिटल है, तो इट इज बोरोड कैपिटल, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ सेकंड वन इज, इधर तक हो गया पक्का, थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी करवा दी है बाय टेकिंग योर स्पेसिफिक लेक्चर्स एज वेल एज कंप्लीट चैप्टर की भी रिवीजन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। मिस्टर सतीश होल्ड 100 शेयर ऑफ राज कंपनी लिमिटेड इन फिजिकल मोड एंड विशेष टू कन्वर्ट द सेम इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो फिजिकल मोड में उनके पास शेयर्स है 100 राज कंपनी के, ना वो सोच रहे हैं कि वो डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर सके। तो उन्होंने बोला हुआ है क्या वो अपने सेविंग बैंक में ओपन करवा सकते हैं क्या, मतलब ये जो डीमैट शेयर्स है वो उधर रखवा सकते हैं क्या, बिल्कुल बड़ा नो है, क्योंकि डीमैट जो रहता है अकाउंट वो तो डिपॉजिटरी के पास रहता है ना, और जो अपना सेविंग अकाउंट रहता है वो तो बैंक के पास रहता है, तो ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो ये इसमें कुछ कंफ्यूजन होने वाली बात भी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर द सेम, तो डीमैट अकाउंट चाहिए उनको शेयर्स रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या आरबीआई इसका डिपॉजिटरी है या कस्टोडियन है, नहीं। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि जो शेयर्स का कस्टोडियन रहता है वो कौन रहता है, डिपॉजिटरी रहता है। तो आप बोल सकते हो नो इट इज नॉट, और आंसर भी आप बता सकते हो कि कस्टोडियन ऑफ द शेयर्स जो रहता है वो डिपॉजिटरी कहलाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। नाउ अब जो थर्ड वन है, देखो इसमें से कोई भी 2 आपको लिखना है, तो आपको जज करना है कि आपको कौन सा अच्छे से आएगा, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो आंसर, एंड देन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर FY 1920. Now the question is company under a default if the company is not paid within 30 days of its declaration? तो हमको चैप्टर नंबर 10 से एक चीज पता है क्या, कि आपको विदिन 10 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन आपको पेमेंट करना पड़ता है, किस चीज का, डिविडेंड का, और ये कंपल्सरी प्रोविजन है, तो नो डाउट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ B1 इज कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, तो ये बड़ा नो है, बिकॉज इनको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड,
तो चैप्टर नंबर 10 में जाके देखना, इट इज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट रहता है, उधर उनको विद इन 37 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन उधर पैसा उनको डालना रहता है। तो बिग नोट टू दैट ऑल्सो। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिक्लेरेशन के बाद 30 डेज में आपको इन्वेस्टर को पेमेंट करना और 37 के अंदर आपको सॉरी मैंने शायद पता नहीं ए का क्या बोला, डिक्लेरेशन के बाद 30 डेज के विद इन इन्वेस्टर को पेमेंट करना रहता है। और सेकंड का आंसर है कि विद इन 37 डेज मतलब उनको एक्स्ट्रा 7 डेज मिलता है आफ्टर पेमेंट। 7 डेज के विद इन फ्रॉम दैट ट्रांसफर आपको क्या करना पड़ता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसे नहीं पे किए गए हैं उधर आपको वो पैसे देने पड़ते, मतलब डालने पड़ते हैं अनपेड की। बाकी जो अनक्लेम्ड है जब वो आए तो वो उसको ले जाए। Okay, now C1 is, does the company have to transfer the amount to unpaid dividend to EPF after 30 days? तो अगर आप देखोगे प्रोविजन इसकी अच्छी तरह से, तो अनपेड डिविडेंड जिस दिन ट्रांसफर किया था उस दिन ट्रांसफर के बाद 7 साल तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो उनको आफ्टर 7 ईयर IEPF में ट्रांसफर करना पड़ता है, नॉट 30 डेज। तो नो रहेगा आंसर। नो, कंपनी डज नॉट हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड, अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू EPF आफ्टर 30 डेज। 30 डेज का करना पड़ता है IEPF में, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड। ऐसा एक फंड रहता है जो गवर्नमेंट का रहता है, उधर ट्रांसफर करना रहता है। बट इट इज जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसके 7 साल तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो आफ्टर दैट 7 ईयर आपको क्या करना पड़ता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट सॉरी IEPF में ट्रांसफर करना पड़ता है। नाउ ये हो गया, आई थिंक सो क्लियर हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये 4 में से आपको कोई भी कितना, कोई भी आपको सॉरी कोई भी आपको 3 करना है। तो आप देख लेना कौन सा आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आई थिंक सो ये वाला एंड ये वाला, ये बहुत कम बच्चे प्रेफर करेंगे, आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरा ऐसा विचार है। आप लोग कर सकते हो अगर आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है, उसको नहीं पता है कि मैंने ऑलरेडी OCM के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे और SP का भी वैसे ही 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। ये मेरा मार्च 2024 का है। वैसे ही आपको 2 साल के पहले के जो बोर्ड पेपर है वो भी हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी देख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था, और अगर पता है तो इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वैसे ही हम इकोनॉमिक्स का अपलोड कर देंगे, इंग्लिश का अपलोड कर देंगे, एंड अकाउंट्स जो भी सब्जेक्ट है उसके अपलोड किए जाएंगे। तो डू विद अस, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी ये सारी चीजें हो रिस्पेक्टिव टीचर्स से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, आंसर इन ब्रीफ। तो एनी 2 4 मार्क्स के लिए, तो इधर आपको सेम जैसे इधर आपको 5 to 6 पॉइंट मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्यों करती हूँ कि अगर आपके पॉइंट्स में कुछ कमी रह गई तो वो 5th 6th पॉइंट देख के आपको फुल मार्क्स मिल जाए। लेकिन जहां पे आपको स्पेसिफिकली 4 पॉइंट बोला हुआ है वहां पे क्या ओवर स्मार्ट बन के 5 पॉइंट 6 पॉइंट मत लिख के आना, उधर 4 टर्म्स ही लिखना है। तो जैसे 5th इसमें क्वेश्चन में आपको 4 टर्म्स एंड कंडीशन बोले तो आपको 4 ही लिखना है, उधर आपको 5 नहीं लिखना है। लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो इधर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप इधर 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हो, इधर भी आप 5 to 6 पॉइंट लिख सकते हो, नो डाउट। लेकिन इधर आपको कितने लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ऐसा मेरा हर वक्त सजेशन रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता है, थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, वो आपको तभी आएगा जब आपने थोड़ा बस बहुत मेहनत किया है, चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर को समझा है। तो देखो जैसे ये तो बहुत इजी है, बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इससे बोनस क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता, ये आप इजिली समझा सकते हो, बॉन्ड होल्डर के सारे प्रोविजंस बता सकते हो। देन कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इटसेल्फ फॉर इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये भी बहुत इजी है, बट इसमें कंटेंट लाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कंटेंट आई थिंक सो एक पैरा
2-4 लाइन का पैराग्राफ ही है आपके बुक में। तो अगर आपको ये नहीं अटेंड करना है तो बाकी के 2 आप कर सकते हो। तो आपको यही जज करना है कि कौन सा आपको बेस्ट आएगा, है ना। वैसे ऑप्शन की कमी नहीं है, HSC बोर्ड वाले जो पेपर है ना, उसमें ऑप्शन की कमी नहीं है। आपको भर भर के ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जो आता है वो अच्छी तरह से लिखो, हमको आपको पास करवाना है। तो 80 to 90% ग्रैब करना, 80 to 90% लाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आपने आज से ही पढ़ाई की, आज से ही मेहनत किया, कंसिस्टेंसी रखना है आपको और कंसेप्चुअली पढ़ना है आपको, और कुछ टफनेस है ही नहीं। ये कुछ ISC बोर्ड या CBSE बोर्ड जैसा नहीं है जिसमें आपको दिन रात पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा लीनियंट बोर्ड है ये, तो आप समझो इस बात को और आप क्रैक कर जाओ ये सारी चीजें। मेरा यही आपसे एक्सपेक्टेशंस है। नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 7 SP में रहने वाला है वो है लेटर राइटिंग पे। तो लेटर राइटिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, एंड थोड़े बहुत उसके जो कंटेंट है किस तरह से रहते हैं वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे लेटर राइटिंग करना है तो आप वो मेरे वीडियोस देख सकते हो जो मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। कंप्लीट चैप्टर्स पे भी आपको मिलेगा एंड लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो इन शॉर्ट और समझ सकते हो बहुत देर होने से पहले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट अपना सबसे बोनस क्वेश्चन, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। एंड जैसे मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ, अपना चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्रीवियस ईयर कौन सा आया था? इक्विटी शेयर्स पे आया था कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर, ठीक है। उससे पहले साल आई डोंट रिमेम्बर क्या है था, पता नहीं, देख लेना, लेकिन चैप्टर नंबर 2 से ही रहेगा। वन ऑफ एक क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 2 में से कंपलसरी पूछा जाता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैप्टर नंबर 2 का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो जरूर देख के जाना, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, जो आपका बेड़ा पार लगा सकता है या तो बेड़ा गर्क कर सकता है ना। तो दोनों में से कुछ तो भी आपका हो जाएगा। इसी के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है, बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो जनरली कोई किसी भी चैप्टर में से आ जाता है, तो पे मैं जज नहीं कर सकती या उसका मैं आपको बता नहीं सकती कि दूसरा वाला क्वेश्चन किस में से पूछा जाता है। तो इधर डिबेंचर से पूछा गया था। तो इतना ही है अपने इस बोर्ड पेपर में। और कुछ डाउट रहेगा आप लोगों का तो आप मुझे बोल सकते हो कि क्या डाउट है आपके पर्सनली, किस चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब बच्चे मुझे एक डाउट, मेरे को किसी बच्चे ने बोला था कि मैम हमारे कॉलेजेस में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत असाइनमेंट हो रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो यार देखो, फ्रैंकली बोलूं, एक प्रैक्टिकल चीज बोलूं, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर एक इंसान के या हर एक बच्चे के साथ हो रहा है। तो हर एक बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो आप ये समझो कि ये मेरी हालत नहीं है, सबकी हालत है। लेकिन जो इसमें से टाइम निकालेगा वही अच्छा कर पाएगा। जो ऐसे बैठा रहेगा कि यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, हाँ यार अपनी मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो यू हैव टू टेक आउट सम टाइम, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट करने पड़ेंगे, जल्दी सबमिट करने पड़ेंगे और जल्दी से आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप चाहोगे कि ये खत्म होने के बाद फिर करेंगे तो टाइम निकल जाएगा आपके हाथों से। ऐसा मत करो। मोबाइल रखो साइड में। सबसे बड़ा जो दुश्मन आज का आपके साथ है वो आपके दिन भर साथ में ही रहता है, मोबाइल, ठीक है। सेलफोन को कहीं गटर में डाल के आ जाओ, मैं तो बोलती हूँ, है ना। तो आपकी शायद जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सीरियसली बोलती हूँ, ये मोबाइल ही एक बहुत बड़ा डेविल है आपके लिए, बहुत बड़ा शैतान है। तो हमारे टाइम के जो हम 90s वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी जिंदगी तो बहुत ब्लेस्ड जिंदगी थी। मैं तो हर वक्त यही बोलती हूँ, या किसी से डिस्कशन होती है तो मैं वही बोलती हूँ कि वी आर द मोस्ट लकीएस्ट। जो बच्चे थे उस फेज में, हम बहुत ही लकीएस्ट थे। क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं था, ठीक है। हाँ, लेकिन मोबाइल का एक एडवांटेज है, आप बहुत ज्यादा अप टू डेट रह सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजों को जान सकते हो। बट रादर देन बच्चे उसको सारी नेगेटिव चीज के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस रहना है अपने एम पे। फोकस के साथ आप मजे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहकना नहीं है, बिखरना नहीं है। ओके, तो इस मोटिवेशन के साथ
मैं ये एंड करूंगी लेक्चर, और अगर कुछ डाउट आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस भी बनाने हैं आप लोगों के लिए, तो मिलते हैं, बाय बाय।